ऑफ दिल्ली, एज आई जस्ट सेड, हमने अभी अभी अपना कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जो है उसे लॉन्च किया है। और ये एक सिंगल विंडो होगी जिससे आप अपना एडमिशन कर सकते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी प्रोग्राम और सभी कॉलेजेस में। इस सब का आधार जो है वो आपके सिर्फ CUET के मार्क्स पर ही होगा। तो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम में आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी CUET देना होगा। इसके अलावा हमारे जो 2 अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जो मेरिट बेस्ड हैं, उनके बारे में भी अभी हम आपको बता देते हैं। तो जो आपकी स्क्रीन पे वेबसाइट दी जा रही है, ये है हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर द कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम ugadmission.uod.ac.in। इस लिंक पे जब आप जाएंगे तो आपका CSAS का प्लेटफॉर्म खुल जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। अभी आपको हम इसके पूरे इस प्लेटफॉर्म के बारे में भी बता देंगे। 2 हमारे अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, एक है नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड और एक है हमारा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। इन 2 प्लेटफॉर्म्स पे भी हमने अपने अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन्स का आगाज़ कर दिया है। NCWeb की वेबसाइट ncwebadmission.uod.ac.in और SOL की soladmission.samarth.ac.in। इन दोनों प्लेटफॉर्म पे आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको CUET में आना अनिवार्य नहीं है। इन दोनों इंस्टीट्यूट्स में आप अपने क्लास 12th के जो मेरिट बेस्ड जो आपके मार्क्स आए थे उनके आधार पर आप एडमिशन ले सकते हैं। NCWeb जो है हमारा प्लेटफॉर्म है, वो सिर्फ वुमेन या गर्ल कैंडिडेट्स के लिए है जो दिल्ली NCR रीजन की है। और जो SOL है, ये हमारा जो पूरा प्लेटफॉर्म है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस मोड में चलता है। यहाँ पर 8 प्रोग्राम चलते हैं जिनमें एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के बारे में बातचीत करने के लिए हमने इन दोनों को भी एक्सपर्ट्स को बुलाया और हमारी अगली एपिसोड जो होगा वेबिनार में, उसमें हम NCWeb और SOL को भी कवर करेंगे। तो जो बच्चे NCWeb या SOL के थ्रू एडमिशन लेने में इच्छुक हैं, आप वेट करिए, बहुत जल्द हम NCWeb के ऊपर भी एक वेबिनार करेंगे और SOL के ऊपर भी एक वेबिनार करेंगे। आज का जो हमारा वेबिनार है वो सिर्फ CUET और CSAS पर आधारित है। CUET या CSAS के बाद जो CSAS का आप पोर्टल खोलेंगे, इनसे आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के 78 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जिनमें से एक जो हमारा BA प्रोग्राम है उसमें खुद 198 कॉम्बिनेशंस हैं और ये 68 कॉलेजेस में ऑफर होते हैं ये प्रोग्राम्स। तकरीबन 71,000 अंडर ग्रेजुएट की जो सीट्स हैं, इन सभी प्रोग्राम 78 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन 68 कॉलेजेस and 198 BA program combinations again offered in 68 colleges to approximately 71,000 UG seats will be done only through the common seat allocation system platform। इसके अंदर जो हमारे विभिन्न प्रोग्राम है वो हैं हमारे बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, BTech के कोर्सेज, BFA और BLed और भी तमाम कोर्सेज हैं। ये सब का एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है ये। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि BTech से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, ये सिर्फ एक BTech प्रोग्राम है जो CSAS के थ्रू कवर होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इस साल से 3 अन्य BTech के कोर्सेज भी लॉन्च कर रहे हैं, जो BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इनके जो एडमिशन है वो JEE के थ्रू होगा। सिर्फ इन 3 प्रोग्राम्स का एडमिशन जो है वो JEE के थ्रू होगा। उसका प्लेटफॉर्म अभी हम लॉन्च करने वाले हैं, तो आप वेबसाइट पे बने रहिएगा फॉर ऑल अपडेट्स। ये जो यहाँ एक मेंशन है वो सिर्फ एक BTech प्रोग्राम है जो हमारे क्लस्टर इनोवेटिव सेंटर में ऑफर किया जाता है, जिसको हम CIC कहते हैं। बाकी सभी प्रोग्राम जो आपके सामने दिख रहे हैं, सबका एडमिशन सिर्फ और सिर्फ CSAS के आधार पर है। CSAS में जब आप जाएंगे तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा और तब आपका एक नॉन रिफंडेबल फीस आपको देनी होगी, जो रजिस्ट्रेशन फीस भी जिसे हम कह रहे हैं। ये एक 1 टाइम पेमेंट है, जिसमें जो हमारे अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS जो छात्र हैं, इन्हें मात्र 250 रुपये देनी होगी। और जो हमारे SC ST या PWD को बिलोंग करते हैं, उन्हें 100 रुपये देने होंगे एज 1 टाइम नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी फॉर रजिस्टरिंग ऑन CSAS। अगर कुछ विद्यार्थी अपना ECA और स्पोर्ट्स सुपरन्यूमरी कोटा में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें 100 रुपये प्रत्येक कोटा के लिए देना पड़ेगा। यानी अगर आप सिर्फ ECA में एडमिशन चाहते हैं और आप
ओबीसी के हैं तो आपको 350 रुपये देने होंगे। मान लीजिए आप सुपर न्यूमररी और ईसीए दोनों में एडमिशन चाहते हैं और आप एससी कैटेगरी के, तो आपको 400 रुपये देने होंगे। 100 रुपये आपकी 300 देने होंगे एससी के, 100 रुपये ईसीए और 100 रुपये स्पोर्ट्स कैटेगरी में अप्लाई करना। ये अनिवार्य है, अगर आप मिस कर देंगे पैसे देना तो आपका रजिस्ट्रेशन उस कैटेगरी में या उस कोटा में नहीं होगा। इसके बाद जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, अब आप सीसास पे जब लॉन्च करेंगे, इसकी पूरी डिटेल्स मेरे मित्र प्रोफेसर अमित पुंजी डिटेल में बताएंगे। मैं आपको सिर्फ ग्लिम्पसेस दे रही हूँ कि जो पूरा फॉर्मेट है वो कैसे है। आप जब फॉर्मेट इस पे जाएंगे तो आपसे सबसे पहले वो CUET का एप्लीकेशन नंबर मांगेंगे। एप्लीकेशन नंबर आपका वही होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन CUET में यूज़ किया था। अगर वो नंबर मेल कर जाएगा तो आपका पूरा फॉर्म खुलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके अपना CUET का नंबर डालेगा और थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसे कर लीजिए। इसके बाद आपके स्क्रीन पर ये कुछ 6 से 7 टैब्स खुल जाएंगे, जैसे कि पर्सनल सेक्शन, एकेडमिक सेक्शन, ECA स्पोर्ट्स का सेक्शन, फिर एक डॉक्यूमेंट अपलोड का, फिर प्रीव्यू का और फाइनली पेमेंट गेट। इन सभी स्टेजेस को आपको सक्सेसफुली कंप्लीट करना होगा और अपने फॉर्म को सबमिट करना होगा। जब आप पर्सनल डिटेल्स में जाएंगे और अगर आपका CUET का नंबर मेल खा जाएगा तो आपके नाम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर्स ऑटो इंटीग्रेट हो जाएंगे CUET से। यानी कि यू विल नॉट बी एबल टू चेंज योर नेम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, your primary email ID and your primary phone number which you had entered at the time of CUET. CUET में जो आपने अपना नेम, फोन नंबर दिया था वो यहाँ नॉन एडिटेबल होगा। सभी अपडेट्स आपको उन्हीं ईमेल और फ़ोन नंबर्स पे दिए जाएंगे और इसकी पूरी जानकारी है वो प्रोफेसर पुंजी प्रोवाइड करेंगे। आप इसके बाद एकेडमिक सेशन पे जाएंगे जहाँ पर आप अपने एकेडमिक क्रेडेंशियल्स को इनपुट करेंगे। कुछ एडवाइजेस मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कि आप अपना फॉर्म बहुत ध्यान से भरिएगा। आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, यानी कि आपकी कैटेगरी, कास्ट, जेंडर, ये ध्यान से चेक करा लीजिए। कोई अगर आपके साथ, आपके माता पिता आपके साथ दे सकते हैं तो उन्हें भी एक बार दिखा लीजिए, क्योंकि अगर आप ये फील्ड एक बार एंटर कर देंगे तो ये चेंज नहीं होगी। इसलिए सबमिट करने से पहले अपनी पर्सनल डिटेल, बैंक की डिटेल्स बहुत ध्यान से चेक कर लीजिए। कभी भी अगर यूनिवर्सिटी को आपको रिफंड करना होगा तो हम इन्हीं पर्सनल डिटेल्स के जरिए करेंगे। तो अगर आप कुछ भी गलती यहाँ करेंगे अपनी बैंक डिटेल्स में तो आपका रिफंड भी अगर होगा तो नहीं हो पाएगा। क्लास 12 के मार्क्स भरते समय सावधानी ज़रूर रखिए। अगर जहाँ थ्योरी के मार्क्स देने हैं वहाँ थ्योरी के मार्क्स डालिए, जहाँ प्रैक्टिकल के मार्क्स डालने हैं वहाँ प्रैक्टिकल के मार्क्स डालिए। ये ध्यान रखिए कि थ्योरी में मार्क्स ऑब्टेन्ड में जो आपके मार्क्स मिले वो डालने हैं। मैक्सिमम मार्क्स हैं जिनमें आपका पेपर होता है, तो अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 मार्क्स आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं। मान लीजिए आपके 70 मार्क्स आपको मिले हैं क्लास 12 में, तो मार्क्स ऑब्टेन में आप वो डालिए। इंश्योर करिए कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वैलिड हैं, डेट में बने हुए जिस डेट में हमें चाहिए और उसी फॉर्मेट में है जो हमने अपने सीसास डॉक्यूमेंट में दिया है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपका एडमिशन बहुत सीमलेसली हो जाता है। अगर इनमें कुछ भी गलती होती है तो हम आपसे कहते हैं आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है और फिर तकलीफ होती है। तो अभी आपके पास टाइम है, देख लीजिए कि आपका सर्टिफिकेट ठीक है, डेट ठीक डली हुई है, गलत तो नहीं है। जिस अथॉरिटी से हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कहते हैं कि आपका साइन होना चाहिए उसी से साइन है, स्टैम्प लगी हुई है, डेट ठीक है, ओवर राइटिंग तो नहीं हुई और उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में हम एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपका ये बिल्कुल ठीक है, एक अपना अलग से डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लीजिए, उसमें ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डाल दीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एक GIF फॉर्मेट में होने चाहिए। इसका साइज़ भी दिया हुआ है कि कितने साइज़ के होने चाहिए। उसी साइज़ में अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने तैयार कर लीजिए और जैसे ही अपलोड का सेक्शन आएगा उनमें इन सबको अपलोड कर दीजिए। हम पिछले साल से हमने ये डिसीजन लिया था और हम इस बात पे कायम रहेंगे कि आपका एडमिशन का आधार सिर्फ आपके जो सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वही बनेंगे। कोई अंडरटेकिंग या अगर आप कहें कि मैं एक्नॉलेजमेंट डाल दूँ, अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है किसी सर्टिफिकेट के लिए और वहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाल दूँ या मैं अंडरटेकिंग दे दूँ और उस आधार पर एडमिशन हो जाए, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। किसी भी एडमिशन को हम अंडरटेकिंग या आपके एक्नॉलेजमेंट के आधार पर नहीं देंगे। यानी कि
जब आप फॉर्म फिल करें तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए और उसी फॉर्मेट में, नो अंडरटेकिंग्स एंड नो इनकम्प्लीट सर्टिफिकेट विल बी अलाउड। फिल द फॉर्म बिफोर द डेडलाइन एंड डू नॉट बी इन अ हेस्ट। अभी हमने कोई डेडलाइन डिक्लेयर नहीं की है, अभी हमने सिर्फ आपके लिए फॉर्मेट खोला है कि आप अपना फॉर्म भर जाएं। लेकिन क्योंकि आपके पास दिन बहुत सारे हैं, इसलिए फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए और देख लीजिए गलती ना हो। जल्दबाजी में मत करिए, आपके पास टाइम है, कम से कम अभी आपके पास 1 हफ्ता तो है ही, और जब CUET के मार्क्स आ जाएंगे फिर 1 हफ्ता होगा, तो 10-15 दिन आपके पास हैं। बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, आराम से और ध्यान से भरिए, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। और जब आप पूरे संतुष्ट हो जाए कि सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, तभी सबमिट करिए। एक बार आप सबमिट कर देंगे तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर पाएंगे, और तब अगर आप कुछ भी करना चाहेंगे, हमें मेल भी लिखेंगे, हम भी आपकी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते। तो सबमिट करने से पहले, पैसे भरने से पहले फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, प्रीव्यू ध्यान से देख लीजिए और तभी सबमिट करिएगा। इसके साथ साथ हमारे जो 2 सुपरन्यूमरी कोटाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक सुपरन्यूमरी कोटा है और एक हमारा स्पोर्ट्स का सुपरन्यूमरी कोटा है जिसमें हम एडमिशन लेते हैं। कौन से स्पोर्ट्स इसमें मान्यता रखते हैं और कौन सी ECA कैटेगरीज को हम लेते हैं, वो हमारे कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का जो डॉक्यूमेंट है उसमें डली हुई है। हम 26 स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और 14 ECA कैटेगरीज को, जिसमें NCC और NSS भी है, उन्हें हम मान्यता देते हैं। इनकी पूरी जानकारी आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और हमारे CSAS डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी। 5% of the total sanction strength of each college is allocated to ECA and sports supernumerary quota of the college. Now the college will decide कि उनको 1 and 4% कितना उनको ECA और sports के तरफ देना है, ये कॉलेज डिसाइड करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे डल जाएगी, subject to a maximum of 5% intake of the college. In addition, not more than 20% seats of the earmarked to a quota shall be allocated to a single program. इसका हमने एक उदाहरण भी दिया हुआ है, वो भी हमने अपने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम में दिया हुआ है, उसे भी आप पढ़ लीजिए। मेरे ख्याल से ये चैप्टर 22 पे इसकी सारी डिटेल्स। एडमिशन हमारे ECA और सुपरन्यूमरी के जो होंगे उसके लिए हम एक अलग से मेरिट लिस्ट निकालते हैं, जिसमें 25% आपके CUET के मार्क्स होते हैं और 75% आपके स्पोर्ट्स के ट्रायल्स या सर्टिफिकेट्स के आधार पर होते हैं। इनको जोड़कर हम फिर कंबाइंड ECA मेरिट निकालते हैं या फिर कंबाइंड स्पोर्ट्स मेरिट निकालते हैं ECA और स्पोर्ट्स के एडमिशन के लिए। तो कंबाइंड ECA या स्पोर्ट्स मेरिट के आधार पर फिर हम एडमिशन करते हैं। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे स्पोर्ट्स और ECA में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉलेज ज़रूर देख लें, जिस कॉलेज में वो एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज के अंदर वो स्पोर्ट्स या ECA कैटेगरी ज़रूर हो। और इस प्रोग्राम का और उस कॉलेज का जब हम अपना फेज़ 2 लॉन्च करेंगे तो उसमें प्रोग्राम प्लस कॉलेज का प्रेफरेंस अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जो आप प्रेफरेंसेस देंगे उसी के आधार पर एडमिशन होंगे। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप अपना ECA और स्पोर्ट्स का बाद में सेकेंड स्टेज पे जब हम सारा पूरा डिटेल आपको बताएंगे कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, तो जब आप प्रेफरेंसेस दे रहे हो तो उन कॉलेजेस की और प्रोग्राम की प्रेफरेंसेस ज़रूर भरिएगा। अन्य जो हमारे सुपरन्यूमरी कोटास हैं उनमें है PWBD यानी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये भी 5% टू ईच प्रोग्राम इज रिजर्व फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। Children of widow or personnel of armed forces यानी CW category, again 5% of intake of each program is earmarked for students of CW category. Then we also offer reservation under supernumerary quota to Kashmiri migrants. Again 5% is earmarked for candidates of KM belonging to KM Kashmiri migrants. We also have a Prime Minister scholarship scheme from JNK students. ये PM-SSS की जो है AICT से हमारे पास जो भी नाम रिकमेंडेड होते हैं उनके आधारित होती है। इसी तरह से सिक्किमीज गवर्नमेंट से हमारे पास आती है सिक्किमीज स्टूडेंट्स की लिस्ट। और इस साल से हमने एक नया सुपरन्यूमरी कोटा ऐड किया, वो है ऑर्फन्स। हर कॉलेज में 2 सीट, एक मेल और एक फीमेल के लिए हमने रखी है फॉर चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स, हु डू नॉट हैव देयर पेरेंट्स और हु बिलोंग टू ऑर्फनेज। तो ये हमने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक कैटेगरी और ऐड की है जो है ऑर्फन्स के लिए।
इस साल हमारा एक और प्रोग्राम ऐड हुआ है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, जो हमारे कॉलेज ऑफ आर्ट में होता था। इसको हम इसलिए बता रहे क्योंकि पहले नहीं होता था, इस साल ये ऐड हुआ है। इसका भी आधार CUET से ही होगा, इसके भी एडमिशन्स का आधार CUET ही होगा, प्लस एक प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट होगा। ये भी कि आपको CSAS में अभी ही चुन लेना है। अगर आप BFA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप BFA में जब चुनेंगे तो आप 6 स्पेशलाइजेशन आपके पास आएंगी, उन 6 में से किसी एक को आप चुनेंगे और यहाँ पर आपको एक एडिशनल 400 रुपए की फीस लगेगी, रजिस्ट्रेशन फीस, इफ यू विश टू टेक एडमिशन इन बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। और ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि इसकी एलिजिबिलिटीज आपने बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन से देख ली। And now I request Professor Amit Pundir to give you an overview of our admission process to 23-24, filling of the CSAS form and phase 2 of the CSAS form, which will be launched very soon. Professor Pundir, I hand it over to you now. Thank you, ma'am. Thank you, Professor Anand. I'll stop sharing my screen, and I think. Okay, I will launch it from my side. And you've been, I think, made the host also. Please let us know if there is any problem. Okay, so I hope my screen is visible to all. Yes, sir, it is visible. Okay, and the screen is changing. The slide is changing. Yes, sir, it is changing also. It is. Okay. Yes, it's changing. Okay, so thank you. इस वेबिनार में शामिल सभी अभ्यर्थियों का मैं स्वागत करता हूं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने वाले के इच्छा रखने वाले और इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को मैं यहाँ पे स्वागत करता हूं और उनको बेस्ट ऑफ लक के साथ मैं ये प्रेजेंटेशन का दूसरा हिस्सा, जिसमें हम पूरा जो कंप्लीट जो प्रोसेस है दिल्ली विश्वविद्यालय का, उसको हम जल्दी देखेंगे कि पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या है। काफ़ी डिटेल्स जो है मैम ने आपके साथ शेयर करी हैं, उनमें से 2 पॉइंट को मैं यहाँ रिपीट करते हुए आगे बढ़ूंगा कि एक तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने से पहले आप बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें और उसमें जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर्टिकुलरली और पिक्चर्स, उनके साइज, उनके टाइप्स और सर्टिफिकेट में आपका नाम, उसमें कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, वो अच्छे से लेजिबल होने चाहिए उनकी, ये सारी चीज़ें देखकर आप एक फोल्डर बना लें, उस फोल्डर में उनको रख लें ध्यान से। जो भी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में आपको इंफॉर्मेशन रहेगी, स्ट्रिक्टली उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। एक बार अपलोड होने के बाद या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको उसमें किसी भी प्रकार के करप्शन, किसी भी टाइप के करप्शन और उसको रिप्लेस करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। और जो आपके अपलोडेड सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हीं के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद किसी भी प्रकार के एक्नॉलेजमेंट स्लिप या फिर कोई और डॉक्यूमेंट अगर आपने अपलोड कर दिया जो इनवैलिड है, तो उसके बेसिस पे कोई अंडरटेकिंग नहीं ली जाएगी, कोई भी एक्नॉलेजमेंट स्लिप टाइप चीज़ पे एडमिशन नहीं हो सकता। सो बाद में आपको ये प्रॉब्लम आए, इसलिए आप इसका ध्यान रखें। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, अभी हमने लास्ट इसकी डेडलाइन हमने डिक्लेयर नहीं करी है। CUET का रिजल्ट आने के बाद हम इसमें प्रेफरेंसेस, कॉलेज और प्रोग्राम की प्रेफरेंसेस आपसे लेंगे, इसलिए इसकी डेडलाइन अभी हमने डिक्लेयर नहीं करी है। तो आप कोई जल्दबाजी ना करें रजिस्ट्रेशन में, लेकिन जल्दबाजी ना करें इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको बिल्कुल आखिरी दिन के लिए रख दें। तो आप चीज़ों को ऐसे प्लान करें कि आप बहुत आराम से सब चीज़ों को देखते हुए और सब डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हुए आप आखिरी दिन से पहले, काफ़ी पहले इसको कंप्लीट कर लें और बहुत जल्दबाजी भी ना दिखाएं कि इनकम्प्लीट रह जाए या गलत डॉक्यूमेंट या अंडरटेकिंग्स या एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स आप अपलोड करते हैं। इन 2 बातों के साथ बहुत ये हमारे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में हमारे पास इस तरह की समस्याएं और रिक्वेस्ट क्वेरीज बहुत ज़्यादा आती हैं और हम मदद नहीं कर पाते हैं। इन 2 बातों के साथ मैं अब प्रोसेस के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। ये आपके सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कंप्लीट प्रोसेस है एडमिशन का, जिसमें पहला स्टेप जो है वो CUET में आपको अपीयर होना है। जैसे हमने अभी आपको बताया 78 प्रोग्राम्स, BA कॉम्बिनेशंस,
इन सभी में जो एडमिशन्स होंगे वो CUET के थ्रू होंगे, और जो CUET में अपीयर हुए हैं वही हमारे CS AS में अप्लाई कर पाएंगे। सो CS उसमें आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो मैंडेटरी है टू अप्लाई फॉर CS AS पोर्टल। नाउ द सेकंड पार्ट इज, अब आप यहाँ पर CUET में अगर आप अपीयर हुए हैं और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में इच्छुक हैं, तो आपको CS AS पोर्टल जो हमारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। यहाँ पर आपको, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो सिर्फ CUET के बेसिस पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, कंसिडर नहीं किया जा सकता अगर आपने CS AS फॉर्म को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं किया है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप है जो अभी चल रहा है। इसके बाद जब CUET का रिजल्ट आएगा, CUET का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद हमारा इसी पोर्टल पे आप अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग अपने कॉलेज और अपने प्रोग्राम की प्रेफरेंसेस हमें दे पाएंगे। वहाँ पर आपको उसके लिए पहले से आपको दोबारा से एक लिस्ट बना के तैयार करके रख लेनी चाहिए कि मुझे इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है, मुझे इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। तो ये हमारा इमिडिएटली इस कंटिन्यूशन में ही चलता रहेगा। ये जैसे रिजल्ट आएगा हमारा ये पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा, कॉलेज एंड प्रोग्राम प्रेफरेंसेस। यहाँ जो प्रेफरेंसेस आप देंगे, यही प्रेफरेंसेस आधार बनेंगी आपका एलोकेशन का। आपको बस जो आपने प्रेफरेंसेस दी, फिर आप उसको भी बदल नहीं पाएंगे, या उसमें कुछ अगर आपको लगता है कि मुझे ये नहीं दूसरा प्रोग्राम करना चाहिए था, ये सारी चीज़ें उसमें आपको नहीं मिलेंगी। इसलिए उसके बारे में भी आप अभी से सोचना शुरू कर दीजिए, उसकी एक लिस्ट आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, जो आपके प्रोग्राम्स जिनमें आप पढ़ना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ये इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम, कॉलेजेस, द नंबर ऑफ सीट्स एंड दी कैटेगरीज, ये सब डिटेल आपको बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में अभी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप हमारे नेक्स्ट राउंड में आप कर पाएंगे। उसके बाद जब प्रेफरेंसेस आप दे देंगे, रिजल्ट आ चुका होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, और मेरिट लिस्ट के हिसाब से और आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको सीट अलोकेट हो जाएगी। सीट अलोकेट होने के बाद कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपको फी पे करने के लिए कहा जाएगा। फी पे करने के बाद आपका प्रोविजनल एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगा। उसके बाद की प्रक्रिया जो है वो हम अपने अगले वेबिनार में, क्या ऑप्शन है, किस तरह के ऑप्शन है, क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेगी इन टर्म्स ऑफ अपग्रेड्स एंड फ्रीजिंग, ये हमारे नेक्स्ट वेबिनार में कवर होंगी। सो ये हमारा एक कंप्लीट प्रोसेस है, और इन दो बातों के साथ कि आप डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से देखें, बाद में आपको कोई भी करेक्शन का मौका नहीं मिल पाएगा, और किसी भी अंडरटेकिंग पे दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं हो पाएगा। जैसा कह रहा था कि ये CS आपका अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली हैं, तैयार आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, और तो आप हमारे इस पोर्टल पे जाएं, admission.uad.ac.in। इसमें आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखेंगे राइट हैंड साइड, बॉटम राइट हैंड साइड में आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा। उसको वहाँ पर जाने के बाद आप यू विल लैंड अप एट दिस पेज। तो ये हमारा CS AS का लैंडिंग पेज है, ये आप देख सकते हैं। उस पर आपको ऊपर मिल जाएगा CS AS, यहाँ पर बुलेटिन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी आपको अवेलेबल होगी। यहाँ पर आप नया अपना आपको रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको CUET का एप्लीकेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। फिर आपने जो CUET में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको दिया है, उस पर आपको OTP आएगा, और उस OTP से आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। वो पासवर्ड सेट करने के बाद आप इसमें एंट्री करिए, इसमें लॉगिन करिए, अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालिए, और उसके बाद अपना पासवर्ड अगर आप यहाँ डालेंगे तो आप सक्सेसफुली लॉगिन कर पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको लेफ्ट हैंड कॉलम में मिलेंगी जो कि अभी बताई गई हैं, इसलिए इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, बट ये वहाँ पर डिस्प्लेड है, सो दैट इवन बिफोर यू लॉग इन, दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड गो थ्रू वंस अगेन। इनको
टास्क पूरा नहीं किया तो फॉर्म रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। ओके, अब जब आप इसमें लॉगिन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऊपर आपके सामने 7 टैब्स हैं। ये पूरा एक प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ये 7 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, जिसमें पर्सनल डिटेल से लेकर आपको फाइनल सबमिशन तक अलग अलग टैब्स में कुछ चीज़ें मैंडेटरी और कुछ ऑप्शनल हैं। आपको वो हर चीज़ उसमें कंप्लीट करनी होगी। सो इसमें जो आपका नेम है और जो आपकी कैंडिडेट की ईमेल है और जो मोबाइल नंबर है, ये 3 जो आप देख सकते हैं, ये आपके रीड ओनली फॉर्मेट में रहेगा। ये नॉन एडिटेबल फॉर्म में रहेगा। आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। जो आपने सीयूटी में ये डिटेल्स प्रोवाइड करी थी, ये वहाँ से डायरेक्ट हम फैच करेंगे, तो इसमें चेंज आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो और मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है वो आप फिल करने के बाद आप जो आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर मैं एक बात को रिपीट करना चाहूँगा कि आप अपनी जो सोशल कैटेगरी है उसको बड़े ध्यान से बढ़ें, अपने डॉक्यूमेंट को बड़े ध्यान से बनवाएं। ये बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में आता है। कुछ लोगों के पास डेट का इशू होता है, कुछ लोगों के पास फाइनेंशियल ईयर का डेट ऑफ इशू का एक प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर आप देख लें कि आपके जो सर्टिफिकेट है वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसी के द्वारा इशूड है, और जो डेट बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में स्पेसिफाई की गई है, CSAS में भी स्पेसिफाई की गई है, 31 मार्च 2023 के बाद का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो वो आप यहाँ पर बहुत ध्यान से भरें। सिमिलरली और कैटेगरीज हैं, EWS है, उसका सर्टिफिकेट क्योंकि इसमें फाइनेंशियल उसका आपकी कैटेगरी देखी जाती है, तो वो 31 मार्च 2023 के बाद का इशूड होना चाहिए। सिमिलरली SC ST कैटेगरी में भी आप डेट ऑफ इशुएंस आपसे पूछेंगे। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे कैलेंडर पॉपअप करेगा, उस कैलेंडर से आप डेट दे सकते हैं, चाहे वो OBC हो, EWS हो। तो वहाँ पर आपको किस डेट पे आपका सर्टिफिकेट है जो इशू हुआ है, वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है। इसको भी आपने ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये बाद में कॉलेज लेवल पर भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। अगर कोई मिसमैच होता है, कोई इनकरेक्ट हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से पढ़ें। इसके बाद जितने मैंडेटरी फील्ड हैं वो आपको दिख जाएंगे, वो तो आपको देने ही होंगे। तो ऐसे करते हुए आप पोर्टल पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी आप जो भी रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है आपसे मांगी गई है वो आप भरें, और ऐसे करते हुए फिर आप सारी इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से देखने के बाद, चेक करने के बाद, जब आप श्योर हों कि आपने बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन डाली है, तभी आप सबमिट बटन को चूज करें। तो यहाँ पर आपको ये जो भी इंफॉर्मेशन आप डालेंगे वो आपको यहाँ पर ऐसे दिख रही होगी। ये आपका पर्सनल टैब, पर्सनल सेक्शन में ये डिटेल्स है। पर्सनल के बाद जब आप ऑटोमेटिकली जब नेक्स्ट टैब पे जाएंगे, नेक्स्ट आइकन को आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होगी, जिसमें बोर्ड आपको यहाँ से चूज करना है। फिर जो आपका रिजल्ट का स्टेटस है वो आपने यहाँ पर मैंडेटरीली चूज करना है। ईयर ऑफ पासिंग भी मैंडेटरी है जो आपको ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पर हम जो है ये जब आप सेक्शन में आएंगे रोल नंबर डालने के बाद, तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि इसमें बहुत ध्यान से भरें इसको। इसमें बिल्कुल कोई जल्दबाजी इसमें नहीं होनी चाहिए। हमारा जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है, अगर मैं उससे छोटा सा आपसे शेयर करूँ, तो जैसे यहाँ पे आपके मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स ऑफ द बोर्ड, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो बोर्ड में थे वो आपको फिल करने हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का एग्जांपल लें तो 100 मार्क्स आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं, और मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट 70, 80, 75, 87, 93 कुछ भी हो सकते हैं। तो बच्चे जो एप्लीकेंट्स हैं वो इसको कई बार सही नहीं भरते हैं। जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उसमें वो अपने मार्क्स डाल देते हैं, और जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं उसमें वो 100 फिल कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो बहुत अलग से पहचाने जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारा अनुभव है उसके आधार पे हम ये कह रहे हैं कि ऐसा होता है।
और बहुत सारे बच्चों का जो एप्लीकेशन है वो इस आधार पे कई बार रिजेक्ट हो जाती है कि वो गलत नंबर दे देते हैं। इन नंबर्स का रोल इस साल सिर्फ टाई ब्रेकिंग के लिए है। अगर CUET के रैंक में आपका टाई ब्रेक होती है तो फिर इन नंबर का इस्तेमाल होगा, और अगर ये नंबर आपने गलत दे दिए, इसमें 100 दे दिया या कुछ और गलत दे दिया, तो टाई ब्रेकर में आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से भरें। और इसके अलावा आपको कोई इसमें दिक्कत ऐसी आएगी नहीं। यहाँ पर प्रैक्टिकल के मार्क्स आप भर दीजिएगा, और तो इस बात का ध्यान रखें। हालांकि इन नंबर्स का इस्तेमाल जो है वो टाई ब्रेकिंग में होगा। आपकी जो रैंक जो डिसाइड होगी वो CUET के मार्क्स के आधार पर होगी। ओके, एकेडमिक डिटेल्स के बाद हम स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो हालांकि मैम ने अभी बता ही दिया है, लेकिन फिर भी हम इसको रिपीट करें अगर तो 26 ऐसे आइटम्स हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करता है। उसमें एडमिशन्स दिए जाते हैं सुपर न्यूमररी कोटा के तहत, और इसमें आपका 25% वेटेज आपके CUET के स्कोर को मिलती है, और 75% आपके परफॉर्मेंस एंड सर्टिफिकेट्स को दी जाती है। दोनों को मिलाकर एक नया स्कोर बनता है जिसको हम कंबाइंड स्पोर्ट्स मेरिट बोलते हैं। इस मेरिट, ये जो CSM, इसके आधार पर आपको सीट एलोकेट की जाती है। तो 25% CUET and 75% your performance in the sports in which you are seeking admission. So ये क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस सर्टिफिकेट्स की यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 7 में। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स ऑफ द प्रीसीडिंग 4 years issued between 1st May 2019 to 30th April 2023। इस ड्यूरेशन का सर्टिफिकेट ही आप अपलोड करें, फिर वो कंसिडर होंगे, अदरवाइज वो कंसिडर नहीं होंगे। और देखें कि उसमें वो आपके इनकम्प्लीट नहीं होने चाहिए, उसमें कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें वो कटे हुए नहीं होने चाहिए, सिग्नेचर्स प्रॉपर होने चाहिए। ये सब चीज़ों का ध्यान आपने इसमें रखना है, क्योंकि इसकी वेटेज आपकी रैंक डिसाइड करेगी। अभी जैसे मैंने आपको 12th क्लास का मार्क्स का सिग्निफिकेंस इतना है कि वो टाई ब्रेकर में यूज हो, वो आपकी रैंक डिसाइड करने में रोल प्ले नहीं करेंगे। यहाँ पर जो आप सर्टिफिकेट्स अपलोड करेंगे उसका इवैल्यूएशन होगा, उसके मार्क्स आएंगे जो कि आपके परफॉर्मेंस के मार्क्स के साथ जुड़ेंगे और आपकी रैंक, आपकी पोजीशन डिसाइड करेंगे। इसलिए इनको बहुत ध्यान से आपने भरना है, और इसमें कोई गलती आपसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको भी बाद में रिप्लेस करने का मौका नहीं दिया जा सकता। और किसी भी प्रकार की अंडरटेकिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करेगी, स्वीकार नहीं करेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान देते हुए आप अपना स्पोर्ट्स का डिटेल्स भरें। देन ओके, जैसे यहाँ पर आप ऑलराइट, सो ये हम अभी डिस्क्राइब कर चुके हैं। 2 चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो हाईलाइट की गई है कि कैंडिडेट 3 गेम्स में, 3 स्पोर्ट्स में अप्लाई कर सकता है, और उन जिसमें वो अप्लाई कर रहा है उसमें उसके पिछले 4 साल के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो वैलिड माने जाते हैं। स्पोर्ट्स के बाद हम ECA की बात करें, जिसमें अभी बताया गया है कि 14 कैटेगरीज हैं जिसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है अंडर ECA सुपर न्यूमररी कोटा। यहाँ पर भी सेम आपका लॉजिक रहेगा। 25% वेटेज आपकी CUET को, 75% आपकी परफॉर्मेंस एंड सर्टिफिकेट्स को दी जाएगी, जिसके बेसिस पे आपका एक नया स्कोर बनेगा जिसको CEM बोलते हैं, कंबाइंड स्कोर होगा वो, और उसके बेसिस पे आपकी रैंक डिसाइड होगी। ओके, और यहाँ पर भी आपके लास्ट 4 years के सर्टिफिकेट्स हैं, 1st May 2019 से 30th April 2023 तक आपके वैलिड होंगे। इसके बाद हम अपलोड सेक्शन में जाते हैं, जो मैंने पहले कहा, इसकी तैयारी आप पहले से ही कर लीजिए। यहाँ पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके फाइल साइज यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। फॉर्मेट आप उसमें से जो भी यहाँ पे लिखा गया है वही होना चाहिए।
ये सब पहले तैयारी करके रखें और इसको अपलोड करें। अपलोड करने के बाद आप सारे फॉर्म को एक बार नहीं 2 बार 3 बार या फिर आप चाहें तो किसी और से भी मदद लेके उसको एक बार देख लीजिए, पूरा प्रीव्यू उसका पूरा कंप्लीट फॉर्म का देख लीजिए। कई बार आपको खुद गलती का पता नहीं चलता तो अपने फ्रेंड से, अपने ब्रदर से, सिस्टर से, मदर फादर से, किसी से भी इसको एक बार प्रीव्यू करा लें, बेटर रहेगा। ये हम इसलिए बार बार इस बात को हाईलाइट करते हैं कि आप सबकी जो समस्याएं हैं फिर वो बाद में ग्रीवेंस या किसी और रूप में हमारे सामने आती है और हम उस वक्त आपकी मदद नहीं कर पाते। तो जितना आप इसको ध्यान शुरू में देंगे, बाद में आपको प्रॉब्लम और हमें भी प्रॉब्लम उतनी ही कम होगी। तो ये प्रीव्यू करने के बाद और करवा लेने के बाद किसी से आप फाइनल सबमिशन की तरफ जब जाएंगे तो इस अंडरटेकिंग को बहुत ध्यान से पढ़ लें। और ये अंडरटेकिंग आपसे ये कहती है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने हमें दी है वो करेक्ट है, और अगर इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट हुई तो आपका जो एडमिशन है वो अगर हो भी गया, पहली बात तो वो होगा नहीं कि उसको कहीं ना कहीं वो आ जाएगा उसमें स्कैनिंग में, स्क्रीनिंग में, बट अगर एडमिशन हो भी जाता है और फिर बाद में भी कोई अगर आपकी इंफॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपके क्लास में इलेक्शन भी होगा। तो इस अंडरटेकिंग को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए उस पर आप एग्री करें और आप पेमेंट की तरफ जाएंगे। इस एग्जाम्पल में जैसे हमने ये लिया है कि एक अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा अगर उसको 250 रुपीज़ पे करना है और अगर वो स्पोर्ट्स में भी अप्लाई करता है तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा होंगे, और अगर वो ECA में भी अप्लाई करता है तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा होंगे। हमने ये मान लिया कि वो बच्चा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में भी एडमिशन लेना चाहता है तो 400। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि कैटेगरीज की अकॉर्डिंग चेंज भी होगा। ओके, तो ये यहाँ पर आकर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद ये पेमेंट इस पेज पे आप पहुँचेंगे जहाँ पर जितने भी चीज़ें आपने यहाँ पर करी है उसको चेक बॉक्स के द्वारा एक बार और आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, जब आपको लगे कि आपका फॉर्म बिल्कुल सही है और आपको इस सबमिशन के बाद कि पेमेंट आपको चेक करना है कि पेमेंट हुआ कि नहीं। आप अपने बैंक से भी इसको देख सकते हैं और थोड़ा सा टाइम लगता है रिकनसाइल होने में और आपके डैशबोर्ड पे ये वेरिफिकेशन का मैसेज आने में। तो इसको टाइम रहते करिए, इसको बिल्कुल लास्ट डेट पे मत ले जाइए, लास्ट आवर में बिल्कुल मत ले जाइए। कई बार कुछ इश्यूज आते हैं तो फिर आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा इसको वक्त रहते प्लान करें और पेमेंट करें। तो यहाँ तक आपका ये पोर्टल था जिसके थ्रू हमने बहुत जल्दी नेविगेट किया शुरू से लेकर आखिर तक। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अभी कंप्लीट नहीं है। इसके बाद जैसे मैंने बताया था कि हमें कॉलेज की और प्रोग्राम की प्रेफरेंसेस आपसे लेनी है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन इतना डिटेल्स आपने कर दिया, पेमेंट आपने कर दिया, उसके बाद आप वेट करिए हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगले अनाउंसमेंट का। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप रेगुलरली विजिट करते रहिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही विजिट करें। किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा मैनेज नहीं है वहाँ पर आप बिल्कुल ना जाए, कि बिल्कुल भी उन्हें ना सुने। आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर रेगुलरली जाते रहें और जैसे ही CUET के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे CS-AS फॉर्म में आपको बता दिया जाएगा, डेट अनाउंस हो जाएगी, तो डेडलाइन भी अनाउंस हो जाएगी आपके कॉलेज और प्रोग्राम्स की प्रेफरेंसेस लेने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। कभी आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करें, पेमेंट करें और प्रेफरेंसेस ना दें तो फिर इनकम्प्लीट रह जाएगा प्रोसेस और आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा अपने डैशबोर्ड के थ्रू दोबारा आना है और रेगुलरली वेबसाइट चेक करना है। ये आप नोट करें, कहीं पर रिमाइंडर लगाएं, आपको वो कंप्लीट करना जरूरी है, उसके बिना प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो ये तो एक पूरा एडमिशन प्रोसेस था जो कि हमने आपको एक्सप्लेन किया।
इस प्रोसेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इतना हमने वैसे वेबिनार्स भी दिए हैं, बुलेटिन बहुत डिस्क्रिप्टिव हमारी बहुत डिटेल के साथ है, CS-AS डॉक्यूमेंट हमारा बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई चिंता है, कोई तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ये जो ऑनलाइन सपोर्ट है, इसके अगर आप UG के एप्लीकेंट हैं तो उस पर आप देख सकते हैं कि UG के लिए हमारी एक ईमेल ID यहाँ पर डिस्प्लेड है, जिस पे आप अपनी क्वेरी हमें भेज सकते हैं। हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपको तुरंत उसका रिप्लाई करेगा। FAQs आप देख सकते हैं, हेल्प डेस्क फैसिलिटीज़ हमारी नॉर्थ कैंपस में एस्टेब्लिश्ड हैं। वहाँ पर अगर आप वैसे तो हम चाहेंगे कि आपका कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको वहाँ जाना ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी वजह से वहाँ जाना पड़ता है तो आपको एक हमारी हेल्प डेस्क फैसिलिटी वहाँ पर मिलेगी। ये पहला वेबिनार, ये दूसरा वेबिनार है, एक हमने फरवरी में किया था, ये दूसरा वेबिनार है, और भी इसके बाद और वेबिनार इसी सीरीज में आएंगे, तो आपको सारी डिटेल टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने हमारे सपोर्ट सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पर आप ये जो इम्पोर्टेंट है बात, वो आप देख सकते हैं दैट कैंडिडेट मस्ट बी कॉशियस एंड ट्रस्ट ओनली द इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। हम ये देखते हैं, यही हमारा लास्ट ईयर का दोबारा से अनुभव अगर मैं शेयर करूँ, तो बच्चे हमारे पास आते हैं, इतने घर से दूर से आते हैं, कई बार पेरेंट्स भी आते हैं, परेशान होकर आते हैं, और वो इधर उधर से बात कुछ सुन लेते हैं, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, जहाँ जो इन्फॉर्मेशन उनको लेकर सुनकर और घबरा कर वो नॉर्थ कैंपस आ जाते हैं, वो अक्सर गलत होती हैं। ये हमारा लास्ट ईयर का बड़ा अनुभव है। इसलिए जो यहाँ पर हमने आपको दिखाया है, ये जो एड्रेसेस आपको दिख रहे हैं, सिर्फ यहीं पर आप यहीं से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, सिर्फ उसको आप विश्वास करें और सिर्फ उसके अनुसार आप चलें। कहीं और से ली गई इन्फॉर्मेशन या किसी और तरीके से प्राप्त हुई इन्फॉर्मेशन पे आप बिल्कुल विश्वास ना करें। अगर यहाँ पर मिलने वाली इन्फॉर्मेशन से भी आपका काम नहीं चल रहा और आपके दिमाग में कोई और सवाल है, तो आप हमें लिखें, हमें ईमेल लिखें, हमारे चैटबॉट पे जाकर उसको दें। इसके अलावा कोई और जरिया, कोई और तरीका, कोई और रास्ता आप इस्तेमाल ना करें, सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पे ही आप चलें। लास्ट में बस ये है कि जो हमारा CSAS पोर्टल है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम 2023, सिर्फ यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होंगे। इसके अलावा कोई और तरीका, कोई और प्लेटफॉर्म, कोई और वेबसाइट, कोई और पोर्टल किसी भी प्रकार से दिल्ली यूनिवर्सिटी का नहीं है। अगर आप कहीं और किसी तरह से अप्लाई कर देते हैं या कहीं और पेमेंट कर देते हैं, तो इससे बचना होगा आपको। यही हमारी सिंगल विंडो है, सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू। इतना प्रोसेस के बारे में जो डिटेल में हमने आपसे शेयर करने हमें लगा कि ज़रूरी है, जिससे कि आपको बाद में कोई समस्या ना हो और एडमिशन आपका जो है वो आसानी से हो, अच्छा हो, आपके मनचाही प्रेफरेंस, हाईएस्ट प्रेफरेंस आपको मिले, और वो किसी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट की वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। इसलिए ये सब डिटेल में बताना आपको हमने ज़रूरी समझा। और इसके साथ ही अब हम इसको प्रेजेंटेशन को रोककर अब आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो हम उनको लेना चाहेंगे। Thank you, Professor Amit Mundir and Professor Anit Gandhi. So there are some questions I think which I will take up. I think there are two very important queries which I think Professor Gandhi would like to answer. One is that, while registering in the at the CUET portal at NTA, the candidates have not selected University of Delhi. So can they apply for CSAS? And the second query is also related to it, which is about the subjects, that they did not choose many courses there, programs, and now they wish to apply for it. This is one of the very common queries which we have got. So, thank you, Dr. Sonkar. That's not a problem. अगर आपने CUET में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नहीं भरा था, कोई बात नहीं, आप अभी हमारे CSAS पोर्टल पे आकर अपने CUET के रजिस्ट्रेशन नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। और अगर आपने वहाँ प्रोग्राम नहीं भरा था, तब भी आप यहाँ पर प्रोग्राम्स को सिलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन वो प्रोसेस
हमारा फेज 2 में शुरू होगा। अभी वो दिखेंगे ही नहीं आपको, प्रोग्राम्स अभी दिखेंगे नहीं। जब हम फेज 2 लॉन्च करेंगे, जब आपके CUET के रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद हम फेज 2 लॉन्च करेंगे। तो आप अपने मन चाहे प्रोग्राम्स, मन चाहे कॉलेज में, चाहे आपने CUET में भरे हो चाहे ना भरे हो, आप दोबारा से ले सकते हैं। तो ये सारा आप अपना फेज 2 में कर पाएंगे। Thank you so much, ma'am. Another question is also related to the change of category. Some of the candidates from OBC and EWS category wants to know, can they change their category now? They had filled it UR in case of CUET. So in the case of CUET, yeah, they can, but करना नहीं चाहिए ऐसे, because आपने अगर एक एग्जाम किसी एक श्रेणी में लिया है, आपको उसी श्रेणी को चुनना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हुए। लेकिन हम इसको एक पेनल्टी भी नहीं ले रहे हैं। अगर आपका सर्टिफिकेट अब रिवाइज होकर आ गया है तो आप भर दीजिए। सिर्फ PWD कैंडिडेट्स इस नहीं ले पाएंगे। PWD जो कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने वहाँ पर सब्सक्राइब की मदद ली होगी एडमिशन लेने के टाइम, CUET के एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर पाएंगे, अन्य अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब जो आप CSAS में भरे, ये नहीं चेंज हो पाएगी, किसी भी हालत में नहीं चेंज हो पाएगी, क्योंकि आपने एक बार गलती कर सकते हैं, दोबारा मत करिएगा। अब जो आप भरेंगे वो फाइनल है। हम यूनिवर्सिटी चेंज करने का मौका नहीं देगी जो आप एक बार ले लेंगे। And in fact, some of them also want to know, can they edit their mobile number and email ID? You can provide an alternate email ID and phone number, but we will be communicating, because the data that we've got from CUET, we take that as the most authentic one. And इसमें मैं प्रोफेसर पुंदीर से बोलूँगी कि वो सर इसमें आप थोड़ा बताइए कि हम अगर बच्चे चेंज कर पाएंगे अपना ईमेल आईडी, बिकॉज अभी तो हम उनकी जो OTP है, आपके जो CUET का ईमेल आईडी और फोन नंबर था उसी पे भेज रहे, क्योंकि CUET आपसे वहीं पर ही कॉरेस्पॉन्ड करता है, NTA आपसे वहीं से ही कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं जो आपने ईमेल आईडी और फोन नंबर दिए थे। तो हम मान के चल रहे हैं वही आपके वैलिड फोन नंबर्स और ईमेल आईडीज है, तो हम आपकी OTP और बाकी सब इंफॉर्मेशन वहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर किसी कारण में आप चेंज करना चाहते तो ऑल्टरनेट दे सकते हैं, लेकिन हमारे लिए फिर भी प्राइम फील्ड वही रहेगी। प्रोफेसर पुंदीर, वुड यू लाइक टू ऐड टू दिस? इट इज एग्जैक्टली द सेम। जब आप रजिस्टर करते हैं तो जो भी हम आपका रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ के बाद आपसे लेते हैं ना इनपुट, उसके बाद हम CUET में जो आपने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड किए थे, हम उसी को सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मानते हुए उसको वहाँ से फैच करते हुए OTP आपसे वहीं पर भेजते हैं। उसके बाद आप पासवर्ड चेंज कर लेते हैं और आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद ये जो फील्ड्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, ये रीड ओनली फील्ड्स हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो जो आपने CUET में किया उनको तो चेंज नहीं किया जा सकता। सो एज एन ऑल्टरनेटिव हम ले सकते हैं, बट कम्युनिकेशन आपको वो पुराने भी रहेगा और ऑल्टरनेटिव पे भी जो फिर ऑल्टरनेटिव नंबर पे आपका कम्युनिकेशन जाएगा। ये सब क्यों से आता है, इसलिए जो CUET में आपने दिया है वही ऑथेंटिक रहेगा, वही हम चलेंगे, उसी को हम रखेंगे। Thank you, sir. There's a very interesting question from Shweta Gupta. She wants to know that if the scores of two people are same, what would be the tie-breaking rule? She has got this information that the person who registered first would get a priority. No, it's never like that. हमारे टाई ब्रेकिंग रूल्स है, और अगर आपके सेम मार्क्स होंगे तो हम आपके क्लास 12th के जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पर टाई ब्रेकिंग करेंगे। हम पहले आपके बेस्ट 3 देखेंगे, बेस्ट 4 देखेंगे, बेस्ट 5 देखेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। ये सब भी हमने अपना CSAS के डॉक्यूमेंट में सब लिखा हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन का कोई इससे कोई लिंक नहीं है। आपका टाई ब्रेकिंग कब होगा, जो हमारे टाई ब्रेकिंग के रूल्स हैं उनके आधार पर, और ये स्पेल्ड आउट है, बहुत क्लियर। There are also a lot of queries regarding BTech registration. So students want to know that when do they have to register for BTech? So we'll be launching it very soon, maybe in a week's time. But keep looking at the website of University of Delhi. और यहाँ भी BTech सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने JEE मेंस दिए थे, पेपर 1 दिया था, वही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। So very soon we are in the process of doing it, and within I think a week or a week to 10 days we will launch our BTech registration process also. So ma'am, there is one more query which is similar to what I have already asked you. The students also want to know that if they have selected some programs at when they were registering in CUET, can they drop them now, or is it mandatory for them to give preferences? They can drop it. In fact, actually जब हम CSAS के phase 2 में आएंगे वो all together एक नया process होगा।
आपने कुछ भी वहाँ CUET में किया, यहाँ पर एक बार फ्रेश माइंड से आप अपने प्रोग्राम और कॉलेजेस के कॉम्बिनेशंस तय कर लीजिए। इनफैक्ट प्रोफेसर कुलदीप ने तो अभी आपको बताया है कि हम स्पेस को भी लॉन्च करेंगे। अभी जिन्होंने फेज 1 भर लिया है उनके पास टाइम है, आप अपना एक लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए कि आप किस किस प्रोग्राम में किस किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे। तो ये थोड़ा सा होमवर्क अभी आपके पास जितने दिन है, अब बफर डेज है, इनमें आप करना शुरू कर दीजिए। Thank you. So there is another query from Molly Chawla, and in fact many more people, they want to know that if they are applying under EC or sports, will they be considered in the normal merit also, or they will be allocated a seat only in ECA quota? Professor Pundir can answer this. Okay, so if you are applying in sports and ECA, तो आप सपोज UR कैटेगरी में और आप स्पोर्ट्स में भी और या EC में भी आपने अप्लाई किया है, तो आपको सबसे पहले UR कैटेगरी में जो भी सबसे पहले हम लिस्ट रिलीज करते हैं, फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें आपका अगर रैंक के हिसाब से आपको कोई एलोकेशन आ रहा है तो वो आपको मिलेगा। उसके बाद जब ECA के परफॉर्मेंसेस हो जाएंगे, फिर आपका एक और एडिशनल नया स्कोर आपका फॉर्म होगा, उसके बेसिस पे जो आपकी रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग आपको ECA में एलोकेशन मिलेगा। तो आपको एक एलोकेशन UR में मिलेगा और एक एलोकेशन आपका जो नया स्कोर बनेगा उसके बेसिस पे आपको ECA में मिलेगा। जिसमें भी आपकी हायर प्रेफरेंस आपको मिल रही हो वो आप रिटेन कर सकते हैं। तो आपको 2 एलोकेशन होंगे बेसिकली। Thank you, sir. Sir, another query is also regarding sports, that some of the international player wants to know that do they also need to appear in trials? I'll pick this. For some of the candidates who have achieved some level of achievements in their sports, for example, if you appeared in Olympics or Asian or games like this, and you've achieved some level of participation or sports certificates in this, they may be exempted from sports trial. I would request you to look at chapter 22 of the common seat allocation system. वहाँ एक बार देख लीजिए, हमने ये पूरा स्पेल आउट किया कि कौन से बच्चे ट्रायल्स के थ्रू आएंगे और कौन सी कैटेगरी जो ट्रायल्स के थ्रू नहीं आएगी। उस डॉक्यूमेंट को एक बार देख लीजिए। I think it is chapter 22. Then there are a lot of queries regarding these reserve category certificates. People want to know who should be the issuing authority, and if the certificates are multiple pages long, they have to upload only the first page or the entire document. So you see, आपका सर्टिफिकेट होना तो उसी अथॉरिटी से चाहिए जो हमने अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है, और ये भी दिक्कत इस समय नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम आशा करते हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि आपने यही सर्टिफिकेट्स अपने CUET में भी भरे होंगे। जो अगर आप किसी भी कैटेगरी थे और अगर आपने वहाँ CUET में उस कैटेगरी के थ्रू एडमिशन टेस्ट दे रहे थे, तो हमें उम्मीद है कि आपके पास सर्टिफिकेट तैयार होंगे क्योंकि CUET में यूज़ किए थे। नेवरदलेस अगर आपकी सर्टिफिकेट अब कुछ चेंज हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो आप उसका अपडेट करके अपडेटेड सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, क्योंकि CUET में शायद उन्होंने फरवरी तक का अपना, जैसे फॉर एग्जांपल OBC और EWS भी थे तो उन्होंने फरवरी तक के सर्टिफिकेट मांगे थे, लेकिन हम यहाँ पर 31 मार्च के बाद ही इशूड सर्टिफिकेट्स को मान्यता देंगे फॉर OBC एंड EWS सर्टिफिकेट्स। इसके अलावा जो आपका दूसरा प्रश्न है सर, वो ये है कि अगर उनके मल्टीपल पेजेस में जा रहे हैं, इसमें मेरे ख्याल से प्रोफेसर कुलदीप बहुत अच्छा से बता पाएंगे कि अगर, क्योंकि हमें एक उनका जो फॉर्मेट है वो हमें PDF नहीं चाहिए, हमें एक PNG या GIF में चाहिए। तो सर आप कैसे सजेस्ट करते हैं कि बच्चों के मल्टीपल पेजेस को स्कैन कर भी बच्चे एक सिंगल पेज PDF बना सकते हैं, तो वो उसको अपलोड कर सकते हैं। मल्टीपल पेजेस भी हैं तो भी आप इनको आजकल तो बहुत ये एडिटिंग के टूल्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं, तो आप उनको मल्टीपल स्कैन्स को भी कंबाइन करके एक सिंगल पेज PDF बना। Thank you, sir. Professor Gandhi, I think if you can also elaborate about the dates, because there are a lot of queries regarding the date of issue of documents, especially for OBC and EWS, and in fact the applicants from CW category are getting confused and they are asking that do also our certificate also need to be issued after 1st April 2023. Okay, so let me first talk about OBC and EWS. OBC and EWS certificates have to be of the current financial year, which means the financial year which has just ended.
These certificates should be issued after 31st of March 2023 और आपका करंट फाइनेंशियल उसमें आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जरूर लिखा होना चाहिए फॉर ओबीसी कैटेगरी के लिए। CW के जो है उनके पास आपके पास रीसेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इट शुड बी एज रीसेंट एज पॉसिबल, लेकिन उसमें आपकी प्रायोरिटी जरूर मेंशन होनी चाहिए। मैं यहाँ पर भी आपको बता दूं कि CW कैंडिडेट्स के लिए एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट को ही हम देखेंगे और वो उन्हीं अथॉरिटी से इशूड होना चाहिए जो हमारे सीसास डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है। प्रायोरिटी जरूर मेंशन होना चाहिए, आप ये ना करें। इनफैक्ट ये तो सभी कैटेगरीज के, कहीं पर भी ऐसे मत करिए कि आपने आई कार्ड लगा दिया या अपने पेरेंट्स का आई कार्ड लगा दिया या आपने कोई डिस्पैच डायरी उसका एक स्क्रीनशॉट लगा दिया। Those will not be relevant. We would like to have these certificates as they have been written in our common seat allocation system. The ECC certificate is mandatory for candidates seeking admission to CW category. If it is issued after, recently of this academic year, maybe अगर जनवरी में भी हुआ है तब भी चलेगा, लेकिन जितनी रिसेंटली हुआ उतना बेटर है। CUET के अनाउंसमेंट से पहले ना हुआ हो, क्योंकि आपने CUET में भी ये सर्टिफिकेट डाला ही होगा, वहाँ भी एक CW का कैटेगरी थी, तो वी आर रिज्यूमिंग कि आपका इसी साल का होगा, मतलब कम से कम आप जो 12th में थे तब का तो होना चाहिए। तो और आपका ECC सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। There are a lot of questions pouring in. I think I'll just take last questions and rest we'll answer through email or some other means. So that is about, people are getting confused between the BTech which is being offered by CIC and the other BTech programs which are launched. So if you can just clarify about that also. Because people are registering on CSAS and they are asking there is no option of computer science or something else. Yes, so please be informed that BTech to computer science and BTech to computer science, electronics and electrical, these three BTech programs, for these three BTech programs admission will be based only through the JEE mains code. ये अभी हमने लॉन्च नहीं किया है। जो हमारे सीसास में है वो सिर्फ BTech इन CIC, वो BTech है मैथमेटिक्स एंड ह्यूमैनिटीज का एक है, बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन आप देखेंगे दिया हुआ है, सिर्फ वही हमारा CUET के आधार पर है, तो उसका रजिस्ट्रेशन सीसास के थ्रू है। लेकिन जो हमारे अन्य जो रिसेंटली लॉन्च जो 3 न्यू प्रोग्राम है उसका रजिस्ट्रेशन अभी हमने शुरू नहीं किया है, थोड़ा सा वेट करिए, वो भी लॉन्च होने वाला है, तो उसका प्लेटफॉर्म अलग होगा और वो सिर्फ JEE आधार, उसका भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। Thank you so much, Professor Gandhi. I think with this question, we would like to close this webinar. And before I close this webinar, I would like to thank Professor Gandhi and Professor Pundir for sparing their valuable time, elaborating the process in so much detail. I'm sure this is going to help a lot to the prospective candidates. And for the candidates' benefit, Professor Pundir has already specified, but I would like to mention again that for any information related to University of Delhi admissions, please refer to the official website of University of Delhi. If you have any query, please mail it to us at ug@admission.du.ac.in. We have our chatbot services, we have our phone line. All the information is available on the University of Delhi website. So you're requested to please check all the information there